नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही में कई न्यूज आर्टिकल पीएम केयर्स फंड के ऊपर पब्लिश हुए थे और उनमें से एक आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था जिसमें इस बात की जानकारी दी गई थी कि पीएम केयर्स फंड को पिछले 3 सालों में फॉरेन डोनेशन के रूप में यानी कि विदेशी चंदे के रूप में 535 करोड़ रुपए मिले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इन 3 सालों में पीएम केयर्स फंड को कुल कितने रुपए मिले हैं और वो जो रुपए मिले हैं वो कहाँ पे खर्च किए गए हैं, और इसी के साथ साथ पीएम केयर्स फंड के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो के अंत तक रुककर आप भी इस जानकारी को जरूर हासिल कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। अब आइए सबसे पहले हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो विदेशों से हमें चंदा मिला है, विदेश से किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा जो हमें कंट्रीब्यूशन मिला है उसको जान लेते हैं। तो कुल 535.44 करोड़ रुपए पिछले 3 वर्षों में मिले हैं। इनमें से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करें, याद रखिएगा इसकी स्थापना ही खुद पीएम केयर्स फंड की 27 मार्च 2020 की होती है। तो फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 में काफ़ी कम समय बचा था। उस समय साथियों 40 लाख रुपए इस पीएम केयर्स फंड को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है। वही फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो उसमें साथियों सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ कितना ऊपर गया है, 494.92 करोड़ रुपए मिले हैं पीएम केयर्स फंड को। वही फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो इसमें यह ग्राफ फिर नीचे आ गया है और इसमें 40.12 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड को मिला है। ठीक है, ये तो रहा पीएम केयर फंड की। और आपने देखा कि इन तीनों फाइनेंशियल ईयर में जो 2021-22 है, इसमें साथियों 20-21 के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है। उसी तरीके से वॉलेंटरी जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि इसमें विदेशी चंदा नहीं शामिल है, जिसमें साथियों मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन है, जिसमें साथियों किसी व्यक्ति ने स्वैच्छिक रूप से कंट्रीब्यूट किया है इस फंड को, वो भी साथियों फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कम रहा है। क्योंकि इसमें भी फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो फंड में कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ वो 7,183.77 करोड़ रुपए था। लेकिन 21-22 में जहां पे साथियों फॉरेन कंट्रीब्यूशन में सिर्फ 40 करोड़ मिला था, उसी अवधि में वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन में 1,896.76 करोड़ रहा है। तो इसमें भी साथियों डिक्लाइन हुआ है। और वही बात करें तो 2019-20 की अवधि में वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन जो था वो 3,075.85 करोड़ रुपए था। यानी कि आपने समझ गए कि 2019-20 में 3,075, 2020-21 में 7,183, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 1,896.76 करोड़ रुपए था। और इस तरीके से कुल अगर बात करें पीएम केयर्स को, याद रखिएगा मैंने थोड़ा सा बताना भूल गया, पीएम केयर्स के अगर पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए कहीं तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, पीएम केयर्स फंड याद हो गया आपको। सी का मतलब क्या है सिटीजन, ए का मतलब असिस्टेंस, आर का मतलब रिलीफ, ई का मतलब इमरजेंसी, एस का मतलब सिचुएशन। कई जगह साथियों पूछा जाता है इस तरीके से प्रश्न। तो कुल जो रिसीव हुआ है वो है 12,691.82 करोड़, और जिसमें से वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन जो था, जिसमें स्वैच्छिक रूप से लोगों ने पीएम केयर फंड को कंट्रीब्यूट किया है, वो 12,156.39 करोड़ था। वही जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जो विदेशों से चंदा मिला है, वो है 535.43 करोड़ रुपए मिला है। इसमें साथियों ये भी बताया गया है कि इन 3 वर्ष की अवधि में जो इन पैसों पे इंटरेस्ट आया है, ब्याज आया है, वो 24.85 करोड़ के आसपास मिला था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो सभी के सभी डेटा था वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेकर अब अगले 3 वर्षों की अवधि तक के ये डेटा थे। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब आइए हम लोग थोड़ा सा पीएम केयर्स फंड के बारे में जान लेते हैं। तो पीएम केयर्स फंड जो है ये रजिस्टर्ड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। याद रखिएगा ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये साथियों गवर्नमेंट का नहीं है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में साथियों इस तरीके से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, आप देख सकते हैं, पीएम केयर फंड सरकार का नहीं है, आरटीआई के तहत तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। तो याद रखिएगा ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो आता है, जिसको रजिस्टर्ड किया गया था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1908 है, उसी के तहत पीएम केयर्स फंड को रजिस्टर्ड किया गया था न्यू दिल्ली में। 27 मार्च 2020 की ये घटना है, जब कोविड-19 में लॉकडाउन लगता है उसके 3 दिन बाद साथियों
पीएम केयर्स फंड की स्थापना होती है। आपने इतना बात समझ गया, आपने पूरी बात भी, पूरा नाम भी समझ गया इस पीएम केयर्स का। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी चीज़ की कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होती है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये बात आप तक मैं पहुंचा दूँ, उसी तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी ने साथियों प्रश्न भी पूछा है तो उसके वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे आप कम शब्दों में यही समझ सकते हैं कि उस समय तो महामारी चल रही थी, कोविड-19 पेंडेमिक, और उस समय जो उत्पन्न किसी भी प्रकार के आपातकालीन या संकट की जो स्थिति है उससे निपटना और जो प्रभावित थे उससे जो प्रभावित है उन सभी को राहत प्रदान करना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य था। ठीक है, मतलब पब्लिक हेल्थ के मामले में साथियों आपातकाल हो, किसी भी प्रकार का आपात स्थिति, आपदा या संकट हो, उन सब में साथियों राहत प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। ठीक है, यही साथियों इस फंड का ऑब्जेक्टिव है। बहुत कम शब्दों में समझना हो तो समझ सकते हैं, वरना साथियों इस वेबसाइट पे तो ये जानकारी दी गई है कि क्या क्या करना है, दवा सुविधाओं का निर्माण हो, आवश्यक बुनियादी ढांचा, वित्त पोषण शामिल है, यह सब कुछ साथियों इसमें शामिल है। वहां पे असिस्टेंस मुहैया कराया जा सकता है। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन के भुगतान का अनुदान प्रदान करना या ऐसे अन्य कदम उठाना जो प्रभावित आबादी की सहायता के लिए जो न्यासी बोर्ड है, जो पीएम केयर्स फंड की जो बोर्ड है, उसके द्वारा आवश्यक समझा जा सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें बताई गई है। तो आपने इतना ऑब्जेक्टिव समझ लिया। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपातकालीन संकट की स्थिति में प्रभावितों को राहत प्रदान करना। अब देखिए क्या है कि पीएम केयर्स फंड के बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं। जो इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन हैं, यानी कि पदेन अध्यक्ष हैं, वो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वही एक्स ऑफिसो ट्रस्टी जो हैं, पदेन जो ट्रस्टी हैं वो हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा पीएम जो है वो है पदेन अध्यक्ष, और जो पदेन ट्रस्टी हैं वो आपके डिफेंस मिनिस्टर, डीएम शॉर्ट में। वही बात करें तो एचएम होम मिनिस्टर और एफएम फाइनेंस मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री ने बोर्ड में 3 ट्रस्टियों को रखा है। वो जो 3 ट्रस्टी हैं वो हैं जस्टिस केटी थॉमस, रिटायर्ड हैं, करिया मुंडा हैं, रतन एंड टाटा जी हैं, 3 लोग। ठीक है, तो ये भी बातें आप याद रखिएगा, हो सके आपसे कहीं पूछा जा सकता है। अब देखिए फंड की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार पीएम केयर फंड में दान आयकर अधिनियम 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसी के तहत 100% छूट के लिए 80G लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। ठीक है, जो आयकर अधिनियम 1961 है उसकी जो धारा 80G है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि जो टैक्स पेयर हैं, करदाता हैं, करदाताओं को पात्र एलिजिबल चैरिटेबल ट्रस्ट पात्र धर्मार्थ संस्थानों को दान करके टैक्स बचाने की अनुमति देता है 80G। तो अब इसमें साथियों कई प्रकार के छूट के स्लैब होते हैं, 50%, 100%, तो इसमें शायद 100% छूट के लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करेगा, ऐसी जानकारी साथियों इस वेबसाइट पे दी गई है। और वही बात करें, थोड़ा सा ये मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड लगा, जो शायद ये ITR भरते होंगे उन्हें ये सब बातें पता होगी। वही बात करें जो पीएम केयर फंड है, तो ये जो आप डोनेट करेंगे, ये दान जो करेंगे, ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रूप में गिना जाएगा। ठीक है, इसको उस तरीके से काउंट किया जाएगा जो कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक्सपेंडिचर है। ये जो आपने दान किया, ये जो आपने खर्चा किया, ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में गिना जाएगा, CSR के रूप में इसका काउंट किया जाएगा। ये भी बातें आप याद रखिएगा। वही बात करें तो जो पीएम केयर्स फंड है इसको छूट मिली हुई है FCRA के तहत। FCRA क्या है? जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है, याद रखिएगा FCRA 2010 का एक्ट है, और इसके तहत भी इसको छूट मिला हुआ है। और विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है पीएम केयर फंड में, देख सकते हैं सेपरेट अकाउंट फॉर रिसीविंग फॉरेन डोनेशन हैज बीन ओपनड। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो अलग खाता खोला गया है, इससे विदेशों में स्थित व्यक्ति हो और संगठन से दान और योगदान स्वीकार करने में यह सक्षम बनाता है। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। वही बात करें तो पीएम केयर्स फंड के बारे में ये जानकारी दी गई है कि जो एक्सपेंडिचर हैं उसके बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें बताई गई है कि जो सरकारी अस्पताल को वेंटिलेटर उपलब्ध करवाना, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उसको वेंटिलेटर्स उपलब्ध करवाना, या फिर इसके साथ साथ जो माइग्रेंट्स थे, जो साथियों उस समय प्रवासी लोग थे, उनके वेलफेयर के लिए उस समय इसमें 1000 करोड़ रुपए राज्यों को दिया गया था, जो प्रवासी लोग फंसे थे, जो माइग्रेंट्स लोग थे उनके लिए। इसके साथ साथ कहा गया है कि 500 बेडेड वाला कोविड हॉस्पिटल्स की स्थापना होती है, 2, ठीक है, 500 बेड वाले 2 अस्थायी कोविड अस्पतालों
की स्थापना होती है, शायद मुजफ्फरनगर और पटना में 2 ऐसे अस्पतालों की स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ 162 आपके जो 162 प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन PSA की स्थापना और इसके संचालन के लिए राशि का वितरण किया गया था। ये भी साथियों ये खर्चा में कैलकुलेट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एंड ऑपरेशनलाइज ऑफ 162 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, ठीक है। इसके साथ साथ कहा गया है कि जो कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद पर खर्चा किया गया है और भी जो कोविड रिलेटेड सप्लाईज हैं उसके ऊपर साथियों ये सब पैसे खर्च किए गए हैं। और कई 9 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे 16 RT-PCR टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना करना। तो ये सब बताया गया है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें खर्च किए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि साथियों यहाँ पे जो PM केयर फंड है वो सरकार का नहीं है और RTI के तहत, यदि आप सोचें कि RTI जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसके तहत अगर आपको कोई जानकारी मिल जाए तो वो खुलासा नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। हालांकि साथियों इसकी ऑडिट करवाई जाती है, दूसरी बैठक में ही 2020 में ये डिसीजन लिया गया कि इसकी हर साल ऑडिट करवाया जाएगा। तो उस साल मेसर्स जो आपके एंड एसोसिएट्स हैं कुछ ऐसे करके साथियों CA इसको ये दे दिया गया कि अगले 3 साल तक ऑडिटर के रूप में साथियों ये रहेगा, ठीक है। तो इसकी हर साल ऑडिट करवाई जाती है, ये बात है। और आप देख सकते हैं कि PM केयर्स फंड को 10,990 करोड़ 2020-21 तक मिले थे और उसके 1/3 खर्च हुआ था, यानी कि मतलब जितना मिला था उसका 1/3 खर्च किया गया था। ये उस समय आर्टिकल एक पब्लिश हुआ था। तो इसके हर साल साथियों ऑडिट करवाई जाती है, ठीक है। ये बात आप समझे होंगे। तो आज के लिए साथियों सिर्फ इतना ही था। वो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे लगा जिसको 3 साल के लिए एग्रीमेंट मिला था कि 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया था कि आप ऑडिटर के तौर पे इसकी ऑडिट करेंगे, शायद मेसर्स शार्क एंड एसोसिएट CA न्यू दिल्ली को 3 साल के लिए ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया था। थोड़ा सा वहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन था। और बात करें तो साथियों इसका मुख्यालय साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में है। तो उम्मीद है साथियों ये भी जितनी बातें थी वो सब आप कुछ समझ गएंगे। मेरा यही प्रयास था कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ साझा कर दिया जाए। और आपको मैप में न्यू दिल्ली देखना है तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी में इतना प्यार देते हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।